दोस्तों आज की कहानी एक और मौका दीजिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर कहानी पहुंच सके आपके पास। दाम्पत्य जीवन की डोर विश्वास के महीन धागे से बंधी होती है। ये जानते हुए भी सुलेखा के कदम भागने लगे थे। उधर पत्नी की बेवफाई के अनजान पति ने उसके भविष्य के लिए क्या क्या न सोचा था। नीलेश शहर के उस प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी नेहा के साथ अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने आया था। वो ऑर्डर देने ही वाला था कि सामने एक युगल आता दिखा। लड़की पर नजर टिकी तो पाया वो उसके प्रिय दोस्त मनीष की पत्नी सुलेखा है। उसके साथ आने वाले युवक को उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनीष के सभी मित्रों और रिश्तेदारों से नीलेश परिचित था। पड़ोसी होने के कारण वे बचपन के एक साथ खेले कूदे और पढ़े थे। ये भी एक सहयोगी था कि उन्हें नौकरी भी एक ही शहर में मिली। कार्य क्षेत्र में अलग होने के बावजूद उन्हें जब भी मौका मिलता वे अपने परिवार के साथ कभी डिनर पर चले जाते तो कभी किसी छुट्टी के दिन पिकनिक पर। उनके कारण उन दोनों की पत्नियां भी अच्छी मित्र बन गई थी। मनीष का टूरिंग जॉब था। वो अपने काम के सिलसिले में महीने में लगभग 10-12 दिन दूर पर रहा करता था। इस बार भी उसे गए लगभग 10 दिन हो गए थे। यद्यपि उसने फोन द्वारा शादी की सालगिरह पर उन्हें शुभकामनाएं दे दी थी किंतु फिर भी आज उसे उसकी कमी बेद खल रही थी। दरअसल मनीष को ऐसे आयोजनों में भाग लेना न केवल पसंद था बल्कि समय पूर्व योजना बनाकर वह छोटे अवसरों में को भी विशेष बना दिया करता था। मनीष के न रहने पर नीलेश का मन कोई खास आयोजन करने का नहीं था किंतु जब नेहा ने रात का खाना बाहर खाने का आग्रह किया तो वह मना नहीं कर पाया। कार्यक्रम बनते ही नेहा ने सुलेखा को आमंत्रित किया। उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उसे इस शेर समय देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। पर वह उस युवक के साथ खूब खुश नजर आ रही थी। नीलेश को सोच में पड़ा देख नेहा ने पूछा तो उसने सुलेखा और इस युवक की तरफ इशारा करते हुए अपने मन का संशय उगल दिया। तुम पुरुष भी किसी औरत को किसी मर्द के साथ देखा नहीं कि मन में शक का कीड़ा कुलबुला उठा होगा। कोई उसका रिश्तेदार या सगा संबंधी या फिर कोई मित्र। आखिर इतने इतने दिन अकेले रहती हैं हमेशा घर में बंद होकर तो रहा नहीं जा सकता। कभी न कभी तो उसके किसी के साथ सहयोग की जरूरत पड़ेगी ही। वह प्रतिरोध करते हुए बोले, न जाने क्यों मुझे पुरुषों की ही मानसिकता बेहद बुरी लगती है। विवाह हुआ नहीं कि वे स्त्री को अपनी जागीर समझने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है नेहा, तुम ही तो कह रही थी कि जब तुमने डिनर का निमंत्रण दिया था तब सुलेखा ने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये अब इसके साथ यहाँ ये बात मन में संदेह पैदा करी है। और तुमने देखा नहीं वह कैसे उसके हाथ में हाथ डालकर अंदर आई है तथा उसके हंस हंस कर बातें कर रही है। मन का संदेश चेहरे पर झलक ही आया। वो समझदार है। हो सकता है वह दाल बात में मूल मुसलसन बनाना चाहती हो इसलिए झूठ बोल दिया। कैसे भी किसी स्त्री का किसी पुरुष का हाथ पकड़ना या किसी की हंसकर बात करना सदा संदेहपद क्यों हो जाता है। फिर भी अगर तुम्हारे मन में संशय है तो चलो उन्हें भी अपने साथ डिनर में शामिल होने का फिर से निमंत्रण दे देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिया ने नीलेश का मूड खराब होने के डर से बीच का मार्ग अपना लेना ही श्रेष्ठ कर समझा। हाँ यही ठीक रहेगा, किसी के अंदरूनी मामले में दखल न देने के अपने सिद्धांत के विपरीत नीलेश नेहा की बात में सहमत हो गया। दरअसल वह उस उलझन से मुक्ति पाना चाहता था जो उसके दिल और दिमाग को मत रही थी। वैसे भी सुलेखा कोई गैर नहीं, उसके अभिन्न मित्र की पत्नी है। वे दोनों उठकर उनके पास गए। उन्हें इस तरह अपने सामने पकड़ सुलेखा सो गई मानो वह समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या क्या कहे। दरअसल सुलेखा हम लोग यहाँ डिनर के लिए आए हैं। वैसे मैंने सुबह तुमसे कहा था अभी था पर उस समय तुमने कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। पर अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो हम चाहेंगे कि तुम हमारे साथ ही डिनर कर लो। इससे हमें बेहद प्रसन्नता होगी। नेहा उसे अपनी और आश्चर्य से देखते हुए सहजता से बोली। पर सुलेखा ने झिझकते हुए कुछ कहा न सा। पर वो कुछ नहीं, सुलेखा जी मनीष नहीं है तो क्या हुआ, आपको हमें कंपनी देनी होगी। आप भी चलिए मिस्टर, आप शायद सुलेखा जी के मित्र हैं। नीलेश ने उसे अजनबी की ओर देखते हुए कहा। ये मेरा भाई सुयश है, एकाएक सुलेखा बोली। वेरी ग्लैड टू मीट यू सुयश, मैं नीलेश मनीष का लंगोटिया यार हूँ। पर भाभी आपने कभी इनके बारे में नहीं बताया। कहते हुए नीलेश ने बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वह अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आए हैं। सुलेखा ने कहा, ओ तभी हम अभी तक नहीं मिले। पर कोई बात नहीं, अब तो अक्सर ही मुलाकात होती रहेगी, नीलेश ने कहा। अजीब पसोपेश की स्थिति में सुलेखा के साथ आग तो गई पर थोड़ी देर पहले सहकने वाली उस सुलेखा तथा इस सुलेखा में जमीन आसमान का अंतर लग रहा था। कितनी देर भी साथ रही सूपी रही, बस तो पूछते उसका जवाब दे देती। अंत में निया ने कह भी दिया, लगता है कि तुमको हमारा साथ पसंद नहीं आया।
नहीं, ऐसी बात नहीं, दरअसल तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। झिझकते हुए सुलेखा ने कहा, बात आ गई हो तो एक दिन नीलेश शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी पार्क कर रहा था कि वे दोनों फिर दिखे। उनके हाथ में कुछ पैकेट थे, शायद शॉपिंग करने आए थे। आजकल तो मनीष भी नहीं है, फिर वे दोनों अकेले क्यों आए? मन में फिर संदेह उपजा। फिर ये है सोचकर उसे दबा दिया कि उसका मेरा भाई है, भला उसके साथ घूमने में क्या बुराई है। मनीष के घर आने पर एक दिन बातों बातों में नीलेश ने कहा, भाई तुम्हारा मेरा साला आए हैं तो क्यों ना इससे संडे को ही कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बना ले। बहुत दिनों से दोनों परिवार मिलकर कहीं बाहर गए भी नहीं हैं। ममेरा साला सुलेखा का तो कोई ममेरा भाई नहीं है, सोकर मनीष ने कहा। पर सुलेखा भाभी ने तो उस युवक को अपना ममेरा भाई बताकर ही हमने परिचय करवाया था उससे। सुलेखा भाभी के साथ मैंने अभी पिछले हफ्ते भी शॉपिंग मॉल से खरीदारी करके निकलते हुए देखा था। क्या नाम बताया था उन्होंने? हाँ, श्यूष। नीलेश ने दिमाग पर जोर डालते हुए उसका नाम बताते हुए पिछली सारी बातें भी उसे बता दी। हो सकता है कोई कजिन हो, कहते हुए मनीष ने बात संभालने की कोशिश की। हाँ, हो सकता है, पर पिकनिक के बारे में तुम्हारी क्या राय है? नीलेश ने फिर पूछा। मैं बाद में बताऊंगा, शायद मुझे फिर बाहर जाना पड़े, मनीष ने कहा। नीलेश भी चुप लगा गया। वैसे नीलेश की बाहर की नज़रों से ये बात छिप नहीं पाई कि उसकी बात सुनकर मनीष परेशान हो गया। ज़्यादा कुछ न कहकर मनीष कुछ काम में कहकर उसे पास से हट गया। उस दिन से उसे पहली बार महसूस हुआ कि दोस्ती से कितनी भी गहरी क्यों न हो, पर कुछ बातें ऐसी होती जिन्हें व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। उधर मनीष नीलेश के प्रति अपने व्यवहार के लिए स्वयं को दिखा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रोग्राम बनने से पूर्व ही अंदर में लटक गया था, पर वह करता भी तो क्या करता। नीलेश की बातें सुनकर उसके दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाकर नागफनी की तरह डंक मारते हुए दक्षित करने लगा था। वह जानना चाहता कि उसमें महीने में 10-12 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में हो सकता है सुलेखा किसी के साथ घनिष्ठा हो गई हो, इसमें बुरा भी नहीं है। पर ये उसे यही विचार परेशान कर रहा था कि सुलेखा ने उस सुइस नामक व्यक्ति से उसे क्यों नहीं मिलवाया। जब भी नीलेश के अनुसार वह उससे मिलती रहती और तो और उसके ने उसका नीलेश से अपना ममेरा भाई बताकर पेशी भी करवाया, जबकि उसकी जानकारी में उसका कोई ममेरा भाई है ही नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वो, पर सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी पर दोषारोपण करना उचित भी तो नहीं है। एक दिन जब सुलेखा बाथरूम में थी तो उसका सेल फोन सर्च करने लगा। एक नंबर उसे शेष संचय में डालने लगा क्योंकि उसे बार बार डायल किया गया था। नाम था छुच छुच। नीलेश की जानकारी में सुलेखा का कोई दोस्त नहीं है, फिर उसके बार बार सब बातें क्यों क्या करती हैं, और अगर उसका कोई दोस्त है तो उसने उसे बताया क्यों नहीं? मन ही मन मनीष ने सोचा तो उसके अंतर मन में कहा कि ये तो कोई बात नहीं कि वह हर बात तुम्हें बताए, अपने हर मित्र से तुम्हें मिलवाए। पर जीवन में पारदर्शिता होना सफल वैवाहिक जीवन का मूल तंत्र है। अपने अंदर उठे सवाल का वह खुद जवाब देता है कि वह तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखती है। फिर मन में शंका क्यों? शायद इसमें हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे खो देने का विचार ही मन में असुरक्षा पैदा कर देता है। अगर ऐसा है तो पता लगा सकते हो, पर कैसे? मन तर्क वितर्क में उलझा हुआ था। अचानक सूस और सुइस में उससे कुछ संबंध नजर आने लगा और उसने वही नंबर डायल कर दिया। 16। सुलेखा। उधर से किसी पुरुष की आवाज़ आई। पुरुष स्वर सुनकर उसे लगा कि कहीं गलत नंबर तो नहीं लग गया, अतः ऑफ कर गलत नंबर तो नहीं लग गया, अतः ऑफ करके पुनः लगाया। पुनः वही आवाज़ आई, बोलो सुलेखा, पहले फ़ोन क्यों काट दिया? कुछ गड़बड़ है क्या? उसे लगा नीलेश ठीक ही कह रहा था। सुलेखा उसने जरूर कुछ छिपा रही है, पर क्यों? कई सच में तो उसके पीछे उन दोनों में। अभी वह ये सोच ही रहा था कि सुलेखा ना कर बाहर आ गई। उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर बोली, कितनी बार कहा है मेरा मोबाइल मत छुआ करो। मेरे मोबाइल से कुछ नंबर डिलीट हो गए थे तो उन्हीं को तुम्हारे मोबाइल से अपने फिट कर रहा था। न जाने कैसे ये शब्द उसकी जबान से फिसल के अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो ऐसा ही करने लगा जैसा उसने कहा था। इसी बीच उसने 2 आउटगोइंग कॉल जो सुस को करे थे उन्हें भी डिलीट करा दिया, जिससे अगर वह सर्च करे तो उसे पता चले। अब संदेह बढ़ गया था, पर जब तक सच्चाई की तह में नहीं पहुंच जाए तब तक वह उससे कुछ भी कहकर संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी का किसी के साथ गलत संबंध है तथा वह उसकी सोरीशिपे मिला करती हैं, ये बात भी वह सह नहीं पा रहा था। न जाने उसे ऐसा क्यों लगने लगा कि वह नामर्द तो नहीं। तभी उसकी पत्नी को उसके अलावा भी किसी अन्य के साथ की आवश्यकता पड़ने लगी है। तुम इतने दिन बाहर टूर पर रहते हो, अपने एकाकीपन को भरने के लिए सुलेखा किसी के साथ साथ करने लगी है तो इसमें क्या बुराई है? अंतर्मन ने पुनः प्रश्न किया। बुराई संबंध बनाने में नहीं बल्कि छिपाने में है। अगर संबंध पाक साफ है तो छिपाना क्यों और किस लिए? शायद इसलिए कि तुम ऐसे संबंध को स्वीकार नहीं कर पाओ, सदा संदेह से देखते रहो। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? नए जमाने का हूँ, स्वस्थ दोस्ती में कोई बुराई नहीं है, सब कहने की बात है। अगर ऐसा होता तुम इतने परेशान न होते, सीधे सीधे उसे सब पूछ ले ही लेते। पूछने
पर मन का शक सच निकल गया तो सह नहीं पाऊंगा, अगर गलत निकला तो क्या मैं उसकी नज़रों में गिर नहीं जाऊंगा? जल्दीबाजी क्यों करते हो? शायद समय के साथ कोई रास्ता निकल ही आए। हाँ, यदि ये ठीक रहेगा। इस सोच में तर्क वितर्क में डूबे मन को ढाढ़स बंधाया। उनके विवाह को 10 महीने हो चले थे। वह अपने पीएफ में उसे नॉमिनी बनाना चाहता था। उसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, बस सुलेखा के साइन करवाने की बाकी थे। एक एलआईसी भी खुलाने वाला था, पर इस एपिसोड ने उसे बुरी तरह हिला कर रख दिया था। उसने सोच समझकर कदम उठाने का फैसला कर लिया। यद्यपि सुलेखा पहले की तरह सहज सरल थी, पर मनीष के मन में पिछली घटनाओं के कारण हलचल मची हुई थी। एक बार सोचा कि किसी प्राइवेट डिटेक्टर को तैनात कर सुलेखा की जासूसी करवाए, जिससे पता चल सके कि वह कहाँ, कब और किससे मिलती है। पर जितना वह इसके बारे में सोचता था, बार बार उसे यही लगता था कि ऐसा करके वो अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक कर देगा। आखिर ऐसी संदेश सब जिंदगी कोई कब तक बिता सकता है? ये अतः पता तो लगाना ही पड़ेगा, पर कैसे समझ में नहीं आ पा रहा था। हफ्ते भर में ऐसा लगने लगा कि वह न जाने कितने दिनों से बीमार है। सुलेखा पूछती तो कह देता कि काम की अधिकता के कारण तबीयत ढीली हो रही है। वैसे भी सुलेखा का उसकी चिंता करना दिखावा लगने लगा था। आखिर जो स्त्री उसके से छिपकर अपने मित्र से मिलती रही है, वो भला उसके लिए चिंता क्यों करेगी? उस दिन मनीष का मन बेद अशांत था। ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। सुलेखा ने पूछा तो कह दिया तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अतः छुट्टी ले ली। सुलेखा ने डॉक्टर को दिखाने की बात कही, वो टाल गया। आखिर बीमारी मन की थी, तन की नहीं। डॉक्टर भी भला क्या कर पाएगा? रात का खाना भी नहीं खाया। सुलेखा के पूछने पर कह दिया कि बस एक गिलास दूध दे दो, खाने का मन नहीं है। सुलेखा दूध लेने चली गई। उसके कदमों की आहट सुनकर उसे न जाने क्या सूझा कि अचानक अपनी छाती को कसकर दबा लिया तथा दर्द से कराहने लगा। दर्द उसे यूं तड़पता देखकर उसने दूध मेज पर रखा तथा उसके पास क्या हुआ कहती हुई आई। उसके आते ही उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए तथा सांस रोककर ऐसे लेट गया मानो जान निकल की हो। वो बचपन से तालाब में तैरा करता था तो 5 मिनट तक सांस रोककर रखना उसके बाएं हाथ का खेल था। सुलेखा ने उसके शांत पड़े शरीर को छुआ, थोड़ा झकझोर, कोई हरकत न पाकर बोली, लगता है ये तो मर गया, अब क्या करूं, किसे बुलाऊं? मनीष को उसकी ये चिंता भली लगी। अभी वह अपने नाट्य का अंत करने की सोच ही रहा था कि सुलेखा की आवाज आई। सुयश, हमारे बीच का कांटा खुद ही दूर हो गया। अब क्या तुम सच कह रही हो? विश्वास नहीं हो रहा है ना? अभी अभी हार्ट अटैक से मनीष मर गया है। अब हमें विवाह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मी पापा के कहने से मैंने मनीष से विवाह तो कर लिया था, फिर भी तुम्हारे पति प्रति अपना लगाव कम नहीं कर सकी। अब इस घटना के बाद तो उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। देखो, तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह बातें होगी। मैं नीलेश भाई साहब को इस बात की सूचना देती हूँ, वह आकर सब संभाल लेंगे। आखिर कुछ दिनों का शौक तो मुझे मनाना ही होगा, तब तक तुम्हें सब्र करना होगा। बातों से खुशी झलक रही थी। पहले दूध पी लूँ, पता नहीं कितने घंटों तक कुछ खाने को न मिले। बड़बड़ाते हुए सुलेखा ने दूध का गिलास उठाया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर पीने लगी। मनीष सांस रोके ये सब देखता, सुनता और कूटता रहा। दूध पीकर वह उठी और बड़बड़ाते हुए बोली, अब नीलेश को फोन करके ही देना ही चाहिए। उसे फोन मिला ही रहती कि मनीष उठकर बैठ गया। तुम जिंदा हो? उसे बैठा देखकर अचानक सुलेखा के मुंह से निकला, तो क्या तुमने मुझे मरा समझ लिया था? मनीष बोला, डार्लिंग, मेरे शरीर में हलचल नहीं थी, पर दिल तो धड़क रहा था। लेकिन खुशी के अतिरेक में तुम्हें लब्ज नब्ज देखने का, धड़कन सुनने का ध्यान ही नहीं रहा। तुमने ऐसा क्यों किया सुलेखा? जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? तो क्या तुमने सब सुन लिया? कहते हुए वह दम से बैठ गई। हाँ, तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा था। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मुझसे एक बार कहा होता तो मैं तुम दोनों को मिला देता। पर छिप छिप कर उससे मिलना क्या बेवफाई नहीं है? 10 महीने मेरे साथ एक ही कमरे में मेरी पत्नी बनकर गुजारने के बावजूद आज अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो क्या गारंटी कल तुम उससे भी मुंह नहीं मोड़ लोगी? ये या सुरेश तुम्हें वही मान सम्मान दे पाएगा जो अपनी प्रथम विवाहित पत्नी को देता है? जिंदगी एक समझौता है। सबको सब कुछ नहीं मिल जाता। कभी न कभी हमें अपनों के लिए समझौते करने पड़ते हैं। फिर जब तुमने अपने माता पिता के लिए समझौता करते हुए मुझसे विवाह किया तो उस पर अड़ी क्यों नहीं रह पाई? अगर उन्हें तुम्हारी इस भटकन का पता चलेगा तो क्या उनका सिर शर्म से निशानी हो जाएगा? मुझे माफ़ कर दो मनीष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुलेखा ने उसके कदमों पर गिरते हुए कहा, अगर तुम इस संबंध को सच्चे दिल से निभाना चाहती हो तो मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हूँ, और अगर नहीं तो तुम स्वतंत्र हो। तलाक के पेपर तैयार करवा लेना, मैं बेशक हस्ताक्षर कर दूंगा।
पर इस तरह की बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसी समय सुलेखा का मोबाइल खनखना उठा। सुयश, आइंदा से तो मुझे न तो फ़ोन करना और न ही मिलने की कोशिश करना। मेरे विवेक जीवन में दरार डालने की कोशिश में अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, कहते हुए सुलेखा ने फ़ोन काट दिया तथा रोने लगी। उसके बाद फिर फ़ोन बजा। अब सुलेखा ने नहीं उठाया तो रोते हुए बार बार उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, प्लीज़ मनीष, एक मौका और दे दो। अब मैं कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू मनीष के हृदय में हलचल पैदा करे थे, पर मनीष की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात पर विश्वास करे या ना करे जो अर्थ उससे पिछले 10 महीने से बेवकूफ़ बनाती रही हो और जिसे उसकी अचानक मौत इतनी खुशी दे दी गई हो। उसने डॉक्टर को बुलाकर मृत्यु की पुष्टि कराने के बजाय अपने प्रेमी को मृत्यु की सूचना ही नहीं दी। उसे अपने भावी जीवन की योजना बनाने से भी नहीं चूकी। उस पर एकाएक भरोसा करे तो भी कैसे करे, और जहाँ तक मौके प्रश्न है उसे एक और मौका दे सकता हूँ। आखिर उसने उसे प्यार किया है, पर क्या वह उससे वापा कर पाएगी या फिर से वह उस पर विश्वास कर पाएगा। मन में इतना आक्रोश था कि वो बिना सुलेखा से बातें किए करवट बदल कर सो गया। दूसरा दिन सामान्य तौर पर प्रारंभ हुआ। सुबह की चाय देने के बाद सुलेखा नाश्ते की तैयारी करने लगी तथा वो पेपर पढ़ने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा मनीष ने खोला तो सामने किसी अजनबी को खड़ा देखकर वो चौंका। फिर उससे भी अधिक वह आगतुक का चौंका। कुछ का पता इससे पहले ही मनीष ने जैसे सब कुछ समझ गया और सुलेखा को आवाज देते हुए अंदर चला गया, पर कान बाहर ही लगे रहे। सुलेखा बाहर आई। स्विच को खड़ा देखकर वह चौंक गई। वह कुछ का पता उससे पहले ही तीखे स्वर में सुलेखा बोली, जब मैंने कल तुमसे मिलने या फ़ोन करने के लिए मना कर दिया था, उसके बाद भी तुम्हारी यहाँ मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। सुइस का उत्तर सुने बिना सुलेखा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और किचन में चली गई। आवाज़ में कोई कंपन या हिचक नहीं थी। वह नहाने के लिए बाथरूम गया तो सब कुछ यथास्थान था। तैयार होकर बाहर आया तो नाश्ता लगाए सुलेखा उसका इंतजार करी थी। नाश्ता भी उसका मनपसंद का था, आलू के पराठे और मीठा दही। ऑफिस जाते समय उसके हाथों में टिफिन पकड़ाते हुए सुलेखा ने सर स्वर में पूछा, आज आप जल्दी आ सकते हैं? रिजेंट में बाबुल लगी है, अच्छी पिक्चर है, देखूंगा ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए मनीष सोच रहा था कि वास्तव में सुलेखा ने समय को बदल लिया है या दिखावा करने की कोशिश करें। सच्चाई जो भी हो, पर वह उसे एक मौका उसे दे देगा।